तारीख में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जो एक ही लम्हे में पैदा नहीं होते बल्कि धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बनते हैं। सियासी दखल अंदाजी, इकोनॉमिक प्रेशर और ऐसे फैसले जो आने वाली नस्लों की जिंदगी बदल देते हैं। यूनाइटेड स्टेट और ईरान का रिश्ता भी ऐसा ही है। ये सिर्फ दुश्मनी की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे चेन रिएक्शन की कहानी है जो 70 साल पहले शुरू हुई और आज तक खत्म नहीं हो सकी। अगर आप सिर्फ आज की टेंशन देखें तो आप कभी समझ ही नहीं सकते कि ये दोनों मुल्क इतनी गहरी नफरत तक कैसे पहुंच गए। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस ईरान में जो आज के ईरान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। 20th सेंचुरी के शुरू में ईरान एक ऐसा मुल्क था जो तेजी से तब्दीली के मराहिल से गुजर रहा था। यहाँ पर पुरानी रिवायत और मॉडर्न दुनिया के दरमियान एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था। 1950s तक ईरान में पार्लियामेंट्री सिस्टम और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मौजूद था और ये रीजन के काफ़ी मुल्कों से ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव सोसाइटी थी। लेकिन इस सिस्टम के पीछे एक बहुत पावरफुल चीज़ थी, ऑयल। ऑयल ईरान का सिर्फ एक रिसोर्स नहीं था बल्कि उसकी इकोनॉमी और इंडिपेंडेंस का सेंट्रल पॉइंट था। मगर डिकेड्स तक ईरानियन ऑयल पर ब्रिटिश एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का कंट्रोल था, जहां प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा ब्रिटेन के पास जाता था और ईरान को सिर्फ लिमिटेड रेवेन्यू मिलता था। ये इम्बैलेंस धीरे धीरे ईरानियन सोसाइटी में गुस्सा और नेशनलिज्म पैदा कर रहा था। इसी दौरान मोहम्मद मुसद्दिक जैसे लीडर उभर कर सामने आए जो समझते थे कि असली इंडिपेंडेंस सिर्फ तब होती है जब मुल्क अपने रिसोर्सेज पर खुद कंट्रोल रखता है। और 1951 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने वो फैसला किया जिसने ईरान की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी। मुसद्दिक का ये फैसला अचानक नहीं था बल्कि ये डिकेड की फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। ब्रिटेन के लिए ईरान का ऑयल स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन था, खास तौर पर वार के बाद के दौर में। इस फैसले ने ईरान और ब्रिटेन के दरमियान एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया। ब्रिटेन ने ईरानियन ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में ब्लॉक करना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल प्रेशर डाला और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन क्रिएट की। जब ब्रिटेन को लगा कि अकेले कंट्रोल करना मुश्किल है तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से मदद मांगी। शुरू में यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने डायरेक्ट इंटरवेंशन से इनकार कर दिया, लेकिन कोल्ड वार का एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा था। 1953 तक एइजनहावर प्रेसिडेंट बना। यूएस का स्टांस बिल्कुल बदल चुका था। ब्रिटेन ने इस दफा आर्गुमेंट इकोनॉमिक नहीं बल्कि कम्युनिस्ट थ्रेट के नाम पर रखा कि ईरान अगर कंट्रोल में ना आया तो सोवियत इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे ऑपरेशन HX कहा जाता है। इसका टारगेट था मुसद्दिक की गवर्नमेंट को हटाना और मोहम्मद रजा पहलवी को पावर में लेकर आना। इस ऑपरेशन में प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, मीडिया इन्फ्लुएंस और स्ट्रीट अनरेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड था। आखिरकार मुसद्दिक की गवर्नमेंट गिर गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। शाह को पावर में लाया गया और ईरान का पॉलिटिकल डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया। वेस्ट के नज़दीक ये कोल्ड वार विक्ट्री थी, लेकिन ईरान के अंदर ये एक ऐसा मूवमेंट बन गया जो फॉरेन इंटरफेरेंस की याद के तौर पर दिमाग में बस गया। शाह के दौर में ईरान ने रैपिड मॉडर्नाइजेशन देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री और इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हुई। ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिका का इम्पोर्टेंट अलाई बन गया था, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के साथ पॉलिटिकल रिप्रेशन भी बढ़ती गई। सवाक जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओपोजिशन को मॉनिटर और सप्रेस करना शुरू कर दिया। कोई भी ओपनली शाह के खिलाफ बात नहीं कर सकता था। आखिरकार मुख्तलिफ ग्रुप्स, रिलीजियस, स्टूडेंट और वर्कर एक कॉमन डिससेटिस्फेक्शन के साथ इकट्ठे होने लगे और ये प्रेशर 1970 के एंड तक एक्सप्लोजन की सूरत इख्तियार कर गया। 1979 में ईरान एक मैसिव रेजोल्यूशन से गुजरा जहां शाह को पावर से हटा दिया गया। ये कोई सिंगल आइडियोलॉजी मूवमेंट नहीं था बल्कि डिफरेंट ग्रुप का अलायंस था जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो गया और आयतुल्ला खुमैनी की लीडरशिप में इस्लामिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई। ईरान की आइडेंटिटी वेस्टर्न अलाइन मोनार्की से एंटी वेस्टर्न इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो गई और यहाँ से यूएस और ईरान के दरमियान रिलेशन मजीद खराब होना शुरू हो गए। इसी साल ईरानियन स्टूडेंट ने यूएस एम्बेसी सीज कर ली और 52 डिप्लोमेट्स को 400 दिन से ज्यादा होस्टेज बनाकर रखा। यूएस के लिए ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, जबकि ईरान के नजदीक ये 1953 का रिस्पॉन्स था। 1980 में ईरान और इराक के दरमियान जंग शुरू हुई, जो सिर्फ दो मुल्कों का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया। इराक सद्दाम हुसैन के अंडर था और रीजनल डोमिनेंस चाहता था,
जबकि ईरान 1979 रेजोल्यूशन के बाद इंटरनल इंस्टेबिलिटी और इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट ने ऑफिशियली किसी साइड को डायरेक्ट अलाई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ईरान के 1979 होस्टेज क्राइसिस और एंटी वेस्ट स्टांस के बाद वाशिंगटन का रुझान ईरान के खिलाफ हो गया था। इसलिए यूएस का हिडन ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को रीजनल पावर बनने से रोका जाए। यूएस ने इराक को कुछ ऐसे की एरियाज में इंटरैक्ट सपोर्ट दी, सैटेलाइट और बैटलफील्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक और ट्रेड फैसिलिटेशन, डुअल यूज टेक्नोलॉजी एक्सेस। इस सपोर्ट ने इराक की वार कैपेबिलिटी को सस्टेन करने में हेल्प की। वार के दौरान इराक ने केमिकल वेपन यूज किए जो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोवर्सी बने। ईरान ने इस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन यूएस ने इराक को कंप्लीट आइसोलेशन में पुश नहीं किया क्योंकि प्रायोरिटी ईरान को कंट्रोल करना था। ये वार 8 साल तक चली और दोनों कंट्रीज को हैवी डैमेजेस हुए, लेकिन ईरान और ज्यादा आइसोलेटेड और आइडियोलॉजिकली हार्ड लाइन हो गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2000 के बाद ग्रेजुअली ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव इशू बन गया। ईरान का ऑफिशियल स्टांस ये था कि उनका प्रोग्राम प्योरली पीसफुल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मेडिकल रिसर्च के लिए, जबकि यूनाइटेड स्टेट और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का ये कंसर्न था कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल मिलिट्री यूज भी हो सकता है। इसी डिसएग्रीमेंट ने ईरान और वेस्ट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को और गहरा कर दिया और यहाँ से सैंक्शन, इंस्पेक्शन और डिप्लोमेटिक निगोशिएशन का लॉन्ग साइकिल स्टार्ट होता है। 2015 में बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के अंडर ईरान ने अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट एक्टिविटीज को लिमिट करना एक्सेप्ट कर लिया, एडवांस सर्टिफ्यूजीज को रिस्ट्रिक्ट किया और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर IAEA को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक एक्सेस देने पर एग्री हो गया। इसके बदले में यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और UN ने ईरान पर लगाए गए न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस को रिलैक्स करना शुरू कर दिया। इस पीरियड में ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट दोबारा बढ़ने लगी, करेंसी और इकोनॉमी में टेम्परेरी स्टेबिलिटी आई और डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली काम हो गया। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर तक नहीं रही। 2018 में जब ट्रंप US प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने JCPOA एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया और उसे वन साइडेड एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्गुमेंट ये था कि ये डील ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कवर नहीं करती और ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस प्रॉक्सी ग्रुप को कंट्रोल नहीं करती, इसलिए ये US सिक्योरिटी कंसर्न को फुली एड्रेस नहीं करती। इस स्टांस के साथ यूनाइटेड स्टेट ने ऑफिशियली JCPOA से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन लॉन्च की। इसके अंडर ईरान पर दोबारा सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए, ऑयल एक्सपोर्ट को टारगेट किया गया, बैंकिंग सिस्टम को ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क से कट किया गया और 100 ऑफ एडिशनल सैंक्शंस इंपोज किए गए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ईरान की इकोनॉमी पर बहुत सीवियर था। US विड्रॉ के बाद ईरान ने भी ग्रेजुअली रिस्पॉन्स देना शुरू किया। तेहरान ने कहा कि जब US खुद एग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहा तो ईरान भी अपनी कमिटमेंट को लिमिट नहीं कर सकता। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट लेवल को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना स्टार्ट किया और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को फिर से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सैंक्शन के बाद ईरान की इकोनॉमी पर डीप प्रेशर आया, ऑयल एक्सपोर्ट शार्पली डिक्लाइन हुए, करेंसी की वैल्यू गिरने लगी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट आइसोलेट हो गई। इस इकोनॉमिक प्रेशर ने ईरान के अंदर पॉलिटिकल टेंशन को भी बढ़ा दिया। 2026 के शुरू में मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एस्केलेशन देखने को मिला जिसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ये सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन नहीं बल्कि एक ओपन वार जैसी सिचुएशन बन गया। इस वार की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई जब US और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक किए। इस स्ट्राइक में ईरान के मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और लीडरशिप सेंटर्स को टारगेट किया गया। कुछ घंटों के अंदर ही हंड्रेड्स ऑफ प्रीशियस अटैक हुए जिन्होंने पूरे रीजन को शॉक में डाल दिया। इस इनिशियल अटैक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी और इसके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स इस अटैक में शहीद हो गए। इसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए जिसमें मल्टीपल इजरायली सिटीज और मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट किया गया। साथ ही ईरान ने मिडल ईस्ट में US मिलिट्री बेसिस पर भी रिटेलिएशन स्ट्राइक्स किए जिससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक्सपेंड हो गया। इस वार का एक और डेंजरस एस्पेक्ट ये था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और रीजनल शिपिंग रूट भी इफेक्ट हुए जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी पर प्रेशर आया।
पूरा इंटरनेशनल सिस्टम टेंशन में आ गया कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल रीजनल वार में ना तब्दील हो जाए। यूएस ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए फाइनल अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद यूएस ईरान पर एक मैसिव स्ट्राइक करने वाला था। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती नजर आई तो पाकिस्तान ने मीडिएशन रोल प्ले किया। इस्लामाबाद ने यूएस और ईरान के दरमियान इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल को ओपन करवाया। कुछ हफ्तों की बैक चैनल नेगोशिएशन के बाद अप्रैल 2026 में एक टेम्परेरी सीज फायर एग्रीमेंट किया गया, जो इनिशियली 2 वीक्स के लिए था, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर एक्सटेंड किया गया। ये सीज फायर कंप्लीट पीस नहीं था, बल्कि सिर्फ एक आर्जी जंगबंदी था। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएशन ने उस वक्त का एक बड़ा रीजनल डिजास्टर रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज यूएस और ईरान का रिलेशन एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा एक इनहेरिटेड मिसट्रस्ट है। वाशिंगटन के नज़दीक ईरान रीजनल इंस्टेबिलिटी का सोर्स है, तेहरान के नज़दीक अमेरिका डिकेड से इंटरफेरेंस और प्रेशर का सिंबल है, और बीच में आम लोग हैं जो इस पॉलिटिकल स्ट्रगल का रियल इम्पैक्ट झेल रहे हैं। शायद ये जंग यहीं रुक जाए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।